ओके। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आपको? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, गुड हो गया। तो कल हमने नज्म की जो अकसाम हैं, बलिहाज हैयत, स्ट्रक्चर के एतबार से जो नज्म की अकसाम है वो हमने पढ़ी थी। आज हम मौजू के लिहाज से, यानी कि मौजू के मौजू के लिहाज से का मतलब ये है कि एक नज्म है, उसका स्ट्रक्चर चाहे जो मर्जी है, चाहे वो मुसद्दस है, चाहे वो मुखम्मस है, चाहे वो मुरब्बा है, ठीक है, चाहे वो मुसल्लस है, ठीक है, पाबंद है, आज़ाद है, मुर्रा है, जो मर्जी उसका स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कंटेंट क्या है, उसके अंदर बात क्या हो रही है, क्या बताया जा रहा है उसके अंदर, ठीक है, उस एतबार से नज्म की जो अकसाम है, ठीक है, उनको क्या हम कहते हैं, नज्म की अकसाम बलिहाजे मौजू, यानी कि मौजू के एतबार से, ठीक है, सब्जेक्ट के एतबार से, कंटेंट के एतबार से जो नज्म की अकसाम है, उसमें हमद है, नात है, गज़ल है, कसीदा है, मनकबत है, मरसिया है, शहर आशोब है, पैरोडी है, गीत है, मसनवी है और मुनाजात है। तो हम जो है वो अल्लाह ताला की तारीफ को बोलते हैं, ऐसी नज्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ की जाए, हम कहलाती है नात। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ में जो नज्म लिखी जाती है, उसको नात कहा जाता है। और मनकबत क्या होती है? मनकबत जो है बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, सहाबा की शान में, सहाबा की तारीफ में, औलिया अल्लाह की तारीफ में, बुजुर्गान दीन की तारीफ में जो नात लिखी जाती है, सॉरी, जो नज्म लिखी जाती है, वो मनकबत कहलाती है। ठीक है, मनकबत कहलाती है। मुनाजात क्या होती है? अब मुनाजात जो है ये हमद की तरह ही होती है, लेकिन मुनाजात में और हमद में फ़र्क क्या होता है कि हमद में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है, और मुनाजात के अंदर अल्लाह ताला से दुआ और इल्तिजा की जाती है और बख्शिश तलब की जाती है। मुनाजात जो होती है ना, उसमें "ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ऐ अल्लाह हम गुनहगार हैं, ऐ अल्लाह हमारे ऊपर रहम फरमा", ठीक है, तो इस तरह की बातें होती हैं जिनको नज़मिया अंदाज में बयान किया जाता है। उसके बाद शहर आशोब। आशोब जो है ना, वो जिस तरह से आपकी आंखें जब सूज जाती हैं तो उसको हम आशोब चशम भी उसको कहा जाता है। आंखें जब आपकी सूज जाती हैं, आंखें खराब हो जाती हैं, तो आशोब का मतलब होता है खराब। शहर आशोब के एक ऐसा ऐसा शहर जो एक खराब आंख की तरह हो, एक फोड़े की तरह हो, ठीक है। तो एक ऐसी नज्म जिसमें किसी शहर या किसी मुल्क की जबू हाली मतलब जवाल, बुरी हालत, और बुरे बुरे हालात का तज़किरा किया जाए, तो ऐसी जो नज्म होती है वो क्या कहलाती है? वो शहर आशोब कहलाती है। ठीक है, ऐसी नज्म को हम क्या कहते हैं? ऐसी नज्म को शहर आशोब कहते हैं। वालेकुम सलाम आमना, लेट क्यों आते हो बच्चे? टाइम पर आया करो। ठीक है, तो ऐसी नज्म को क्या कहते हैं? ऐसी नज्म को शहर आशोब कहते हैं। ठीक है, तो वो जो एक नज्म थी, वो आगरे के मतलब आगरे के बाजार बंद, क्या क्या नाम था उसका? उसका भी मुझे नाम भूल गया नज्म का। तो वो आप में से बहुत सारे बच्चों ने शायद उसको पढ़ा हो, अभी किसी को याद आ जाएगा तो वो यहाँ पे मुझे टाइटल भी उसका बता देगा। बूढ़ा उस्तादों ने भूल जाता हूँ मैं। शहर आशोब, जी जी बिल्कुल, उसका नाम भी शायद शहर आशोब ही था। यस जारिफ, यू आर राइट, उसका नाम भी शहर आशोक था। ठीक है। आपके साथ ना बाज दफा जो टीचर्स होते हैं ना, टीचर्स, तो टीचर को बाज दफा जब कोई सवाल ना आता हो, ठीक है, कोई चीज उसको ना आती हो या वो भूल जाए, तो टीचर क्या करते हैं? टीचर बच्चों से पूछ लेते हैं, और जब बच्चे बताते हैं तो बाद में टीचर उसको कवर करते हैं, कहते हैं मैं आपको चेक कर रहा था। वो फिर आगे से ना उसको कवर ड्राइव मारते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो मैं उस तरह की कोई कवर ड्राइव नहीं मारता बच्चों के साथ। ठीक है, क्योंकि आई पर्सनली अंडरस्टैंड कि जब उस्ताद जो है वो क्लास के अंदर खड़ा होके तो चालाक बन रहा होता है या ज्यादा शाना बनने की कोशिश कर रहा होता है, बच्चों को पता होता है कि उस्ताद हमारे साथ ड्रामे कर रहा है, हमारे साथ धोखेबाजी कर रहा है। तो वो फिर बच्चों के ऊपर ना, इस तरह के जो उस्ताद होते हैं ना, वो अ, अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में बच्चों के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं, और बच्चों के जहन में ये एक अंडरस्टैंडिंग आ रही होती है कि जो है ना वो, अच्छा हमारा उस्ताद भी गोलियां करवा रहा है, हमारा उस्ताद ड्रामे कर रहा है, तो वो बच्चों के अंदर भी फिर वो करप्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाती है। ठीक है, एग्जैक्टली exactly ऐसा ही है। उस्ताद को सब कुछ नहीं आता होता। उस्ताद जो है वो भी आपके साथ साथ इसी तरीके से सीख रहा होता है।
और उस्ताद, जो उस्ताद सीखता नहीं है, ठीक है, वो फिर एक वक्त आता है कि उस उस्ताद का जो है ना वो जवाल शुरू हो जाता है। तो मैं अभी ये, एक बच्चा बीच में कह रहा था कि सर आप हमें चेक कर रहे थे, तो मैं आपको चेक नहीं कर रहा था, मुझे वाकई भूल गया था। नाज़िम का नाम जो था ना वो मुझे भूल गया था। मैं ये वो कवर ड्राइव नहीं मारूंगा कि मैं आप लोगों को चेक कर रहा था, मुझे वाकई भूल गया था। अच्छा, वेल एनी हाउ, वासे इज आस्किंग कि सर व्हाई यू आर अगेंस्ट टीचर्स। यार टीचर्स के खिलाफ नहीं हूं मैं। मैं खुद भी एक उस्ताद हूं, तो मैं उस उस्ताद के खिलाफ कैसे हूँगा। और उस्ताद के खिलाफ नहीं होना चाहिए। बट जहाँ जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो वहाँ पे इंसान को बोलना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं आगे। शहर आशोब, जिसमें किसी मुल्क की, किसी शहर की, किसी जगह की ज़बू हाली, बुरे हालात का जिक्र हो। तो पाकिस्तान जो है वो मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन मुल्क है। अगर कोई आदमी शहर आशोब नज़मों की प्रैक्टिस करना चाहे तो आप, पाकिस्तान के अंदर इतनी चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर शहर आशोब जो है वो लिखी जा सकती है। उसके बाद है कसीदा। अब ये अक्सर आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी कसीदा के मुतालिक, और कसीदा और मरसिया, ये दो इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि अकसाम हैं जिसके मुतालिक आपको कुछ चीज़ें हैं जिनके मुतालिक आपको पता होना चाहिए। तो कसीदा क्या होता है? कसीदा का लफ्ज़ निकला है कसद से। ये अरबी जुबान का लफ्ज़ है, कसीदा। और इसका जो माखज है, यानी कि इसका जो ये लफ्ज़ अखज़ किया गया है कसद से। कसद का मतलब होता है इरादा करना। तो कसीदे को कसीदा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो जो शायर होता है वो इरादा करके बैठता है कि यार फलां बादशाह की ना थोड़ी टीसी कर देता हूँ, ठीक है, फलां जो हुक्मरान है उसकी थोड़ी सी तारीफ कर देता हूँ, पैसे मिल जाएंगे, कोई नौकरी मिल जाएगी, कोई वजीफा मिल जाएगा। तो पुराने जमाने में जो शायर होते थे ना, वो अब फिर वासे कहेगा कि सर आप शायरों के भी क्यों खिलाफ हैं। तो पुराने जमाने के जो शायर होते थे ना, उसमें से मेजोरिटी जो थे, कुछ ऐसे भी थे कि जिनका साथ साथ अपना कोई बिजनेस वगैरह होता था। लेकिन मेजोरिटी जो शायर होते थे ना वो बड़े सुस्त तबीयत किस्म के, कामचोर किस्म के, बस उनको होता था कि बैठ के उन्होंने नज़में लिखनी है, गज़लें लिखनी है। काम धंधे की तरफ उनका ध्यान कम होता था। यही वजह है कि आपको खास तौर पर उर्दू शायरी के अंदर बहुत कम आपको शायर ऐसे मिलेंगे कि जो एक बहुत अच्छा शायर भी हो और साथ ही साथ एक फैमिली मैन भी हो। ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे कि जो शायर भी हो और शायर होने के साथ साथ वो एक अच्छा जिम्मेदार फैमिली मैन भी हो। बहुत कम ऐसे आपको जो है ना वो लोग मिलेंगे, ना होने के बराबर। अच्छा, तो शायर क्या करते थे? शायर बादशाहों की तारीफें भी करते थे साथ साथ। बादशाह फिर उनके वजीफे लगा देते थे, को पैसे शैसे मिल जाते थे, तो गुजारा उनका होता रहता है। आमना कह रही है कि सर लेकिन कसीदे से तो हम गम का इजहार करते हैं। नहीं बेटा, वो कसीदा नहीं होता, वो मरसिया होता है। अभी हम लोग कसीदे की बात कर रहे हैं। कसीदा, तो कसीदा क्या होता है? इरादा करके किसी बड़े शख्स की तारीफ करना, ठीक है, किसी बड़े शख्स की तारीफ करना, किसी बड़े शख्स की टीसी करना। ठीक है। अब अच्छा, आपको पता है कि टीसी का लफ्ज कहाँ से निकला है? टीसी, टीसी का क्या मतलब होता है? यार ये बहुत टीसी करता है, टीसी करना। टीसी का मतलब होता है टेल कैरियर। टीसी का जो लफ्ज है ना, टीसी, टीसी का मतलब है टेल कैरियर। टेल पता है ना, दुम होती है, टेल कैरियर। तो पुराने जमाने में जो बादशाह होते थे, बादशाहों ने जो लिबास पहना हुआ होता था ना, तो उस लिबास के पीछे ना एक लंबी उसकी टेल होती थी। तो कुछ लोग होते थे जिनकी जॉब ये होती थी कि जब बादशाह चलता था तो वो पीछे से बादशाह का जो लिबास है उसको उठा के चलते होते थे। बादशाह के लिबास को पीछे से ना उठा के चलते होते थे। उन बंदों को कहा जाता था टेल कैरियर्स। टेल कैरियर्स। तो वहां से ये टीसी का लफ्ज निकला है। अच्छा, बहरहाल इरादा करके किसी बड़े शख्स की तारीफ करना जो है वो कसीदा कहलाता है। अब कसीदा जो है इसके 6 अरकान हैं। यानी कि जब आप कसीदा लिखते हैं तो कसीदे की जो तरतीब होती है उसके अंदर 6 चीजें होती हैं। यानी उसका लेआउट क्या होता है कसीदे का? उसमें सबसे पहले उसके 6 अरकान हैं, या 6, आप इसको अरकान भी कह सकते हैं और इसको अज्जाए तरकीबी भी कह सकते हैं। अज्जाए तरकीबी का भी ये मतलब होता है कि जो जिन चीजों से मिलकर जो है वो कोई चीज बनती है। कसीदे को हम फारसी में क्या, आपने पता नहीं कि क्या वर्ड लिखा है, मुझे समझ नहीं आई। ओके। बहरहाल, 6 इसके बेटा अरकान है। मतला,
और अगर आपको याद हो तो जब हम मत्ते के मतलब पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि गजल का या कसीदे का जो पहला शेर होता है वो मतला कहलाता है। तो मतला, फिर उसके बाद तशबीब, फिर उसके बाद गुरेज। मतला, तशबीब, गुरेज, मदह, हुस्न तलब, और दुआ। और दुआ के अंदर ही फिर मक्ता भी होता है। ठीक है। तो इसके जो अजाय तरकीबी हैं या इसके जो अरकान हैं वो कितने हैं? इसके जो तरकीबी हैं, अजाय तरकीबी हैं, वो हैं छः। मतला, तशबीब, गुरेज, मदह, हुस्न तलब, और दुआ। और दुआ के अंदर ही क्या होता है? मक्ता जो है वो भी मौजूद होता है। अच्छा, अब इसको समझें। अब इस बात को समझें कि मतला में क्या होता है। मतला जो है वो कसीदे का पहला शेर होता है। मतला जो है क्या होता है? ये कसीदे का पहला शेर होता है। और पहला शेर लिखने के बाद शायर जो है वो क्या करता है? वो तशबीब करता है। ठीक है। डायरेक्ट जो है वो शायर जो है ना वो डायरेक्ट टीसी करना नहीं शुरू कर देता, डायरेक्ट तारीफ करना नहीं शुरू कर देता। ठीक है। जिस तरह आप लोगों ने जब अम्मा अब्बा से पैसे लेने होते हैं तो आप क्या करते हैं? आप डायरेक्ट थोड़ी जाते हैं कि डायरेक्ट जाके आप कहें कि अबू पैसे दे दें। या आपने जब किसी दोस्त से कोई चीज़ उधार लेनी होती है या किसी दोस्त से कोई फेवर लेनी होती है, ऐसे थोड़ी करते हैं कि फ़ोन करके कहें यार, यार बाइक दे दे यार, कल मुझे बाइक चाहिए आपकी। हाँ, अगर आपका वो बहुत ही कोई लंगोटिया यार है, बहुत ही कोई आपका चढ़ी पटी है, तो उसको तो बेशक आप कह देंगे। वरना नॉर्मली जो तरीकाकार होता है, जब आपने किसी से फेवर लेनी होती है तो आप सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। वो जो फुफ्फो का फोन नहीं आता, फुफ्फो का फोन आता है, चाचू का फोन आता है, या किसी रिश्तेदार का फोन आता है अब्बू को, तो वो पहले कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, ठीक हैं, अच्छा भाभी कैसी हैं, वो भी ठीक हैं, अच्छा बच्चों की बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अच्छा बताएं अनफाल के क्या हाल है, अनफाल की स्टडीज ठीक चल रही हैं, महद कैसा है आजकल, महद भी ठीक है, और वासे के क्या हाल है, वासे स्कूल जा रहा है, पढ़ाई शढ़ाई उसकी ठीक जा रही है। अच्छा, तो वो एक्चुअली मैंने ये कहना था कि मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे। इस तरह से होता है ना। नॉर्मल जो तरीका वारदात होता है वो यही होता है ना। क्यों भाई, ऐसे ही होता है कि नहीं होता? यही तरीका वारदात होता है। ठीक है। तो इस तरीके से वारदात डाली जाती होती है। तो पहले उसका एक पूरी एक तमहीद बांधी जाती है, उसके बाद फिर जो है वो असल मुद्दे पे बंदा आता है। इसी तरीके से लड़के जो हैं, लड़के लड़के उन्होंने जब कोई बाप से बात मनवानी होती है तो वो क्या करते हैं? वो जाते हैं माँ के पास। मामा क्या हाल है आपके, मामा आपके लिए चाय बना दूं, अच्छा ये वो, इस तरीके से जाके माँ को दबाने लग जाएंगे माँ के साथ। मामा आपकी तबीयत कैसी है, ठीक है, तो ये वो इस तरीके से। और माँ बेचारी भोली होती है। ठीक है, वो तो इसी में खुश हो जाती है, मेरे बेटे ने मेरा हाल पूछ लिया, मेरी बेटी ने जो है ना वो आज मेरा हाल पूछ लिया। और वो उसी के अंदर ही ना, उसी बातचीत के अंदर आप अपनी जो बात होती है जो आपने बनवानी होती है, वो मामा असल में ना मेरे दोस्त जा रहे हैं सारे ट्रिप पे ना, तो वो कह रहे थे कि तुम भी हमारे साथ चलो, तो बिल्कुल सेफ जगह है, ठीक है, और इस तरीके से। तो फिर उसके बाद आप मामा अगर आप बाबा से बोल दें कि मुझे जाने दें, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहले आप एक उसकी तमहीद बांधते हैं, और तमहीद बांध के फिर उसके बाद असल बात की तरफ आते हैं। तो शायर भी यही करता है। शायर भी यही तरीकाकार अपनाता है। पहले वो मतला होता है, मतला के बाद तशबीब होती है जिसमें कुछ इश्किया अशार होते हैं, जिसमें इनको बहारिया अशार भी कहा जाता है ना, वो इश्क मोहब्बत की बातें शातें करता है। उसके बाद गुरेज आता है। अब गुरेज में क्या होता है कि इश्क मोहब्बत की बातें करते करते डायरेक्ट तो शायर जो है वो तारीफ नहीं शुरू कर सकता ना। इश्क मोहब्बत की बातें करते करते वो फिर बीच में कुछ ऐसे अशार आते हैं जो मदहा, यानी जिस बंदे की उसने तारीफ करनी होती है वो, और वो जो इश्क मोहब्बत वाली बातें होती हैं उसके दरमियान में कुछ पार्ट होता है कि जिसमें वो टॉपिक को चेंज करता है। इसको कहा जाता है गुरेज। यानी हो सकता है कि वो इश्क मोहब्बत की बातें करते करते वो कहे कि दुनिया में अच्छे लोग जो हैं वो बहुत कम रह गए हैं, और अच्छे लोगों के होने से ही दुनिया का निज़ाम चलता है, और जब दुनिया के अंदर अच्छे लोग जब तक मौजूद रहते हैं तो तब तक दुनिया के अंदर अमन रहता है, सुकून रहता है। इस तरह की वो बातें, इश्क मोहब्बत की बातों से ना फिर वो इस तरह की बातें करना शुरू कर देता है। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। अब गुरेज, गुरेज हाउ गुरेज वर्क्स। गुरेज जो है ये रियल लाइफ में किस तरीके से काम करता है। अभी आप लोग तो माशाल्लाह से अमीर लोग हैं, गाड़ियों में सफर करते होंगे, आप लोगों ने तो कभी हो सकता है कि लोकल ट्रांसपोर्ट का की शक्ल भी ना देखी हो, या आप वो तो खैर अभी वो वाली बसें जो हैं वो चलती भी नहीं है।
तो अब मैं तो चूंकि एक गरीब घराने से मेरा ताल्लुक था, और हम लोगों ने तो अपनी सारी स्कूल लाइफ जो है, कॉलेज लाइफ, वो लोकल ट्रांसपोर्ट्स पे धक्के खाते खाते गुजारी है। तो जो लोकल ट्रांसपोर्ट होती है, लोकल ट्रांसपोर्ट, तो उसमें क्या होता है, सुबह सुबह जब ड्राइवर गाड़ी लेके निकलता है ना, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लाहौर से गाड़ी चली है, लोकल गाड़ी है, और लाहौर से उसने रावलपिंडी आना है, सुबह सुबह 6 बजे गाड़ी निकली है, तो पहले क्या होगा, पहले तिलावत लगी हुई होगी, तिलावत लगी रहेगी, और उसके बाद फिर नातें लगना शुरू हो जाएंगी। नातें चलती रहेंगी थोड़ी देर तक। फिर नातों के बाद क्या होगा, नातों के बाद फिर कवाली लग जाएगी। ठीक है, आप देखें ना कि कवाली के अंदर म्यूजिक आ गया। अब वो म्यूजिक क्या कर रहा है, म्यूजिक बेसिकली आगे फिर वो ड्राइवर ने जो गाने लगाने हैं, उसके लिए एक कवाली जो है वो एक माहौल सेट कर रही होती है। कवाली लगेगी, फिर कवाली से आहिस्ता आहिस्ता नुसरत की कोई गजल लगा देंगे, और उसके बाद फिर चलो जी, 80s और 90s के वो जो हिंदी गाने होते हैं, वो फिर चलना शुरू हो जाएंगे, और फिर सारा दिन जो है वो जो बसें होती थी उनके अंदर फिर वो गाने चलते रहते थे। तो ये जो गुरेज होता है ना, गुरेज, ये आप यूं समझ लें कि जिस तरीके से वो मैंने आपको ड्राइवर की जो रूटीन बताई है, ठीक है, हाँ, साइकोलॉजिकल माइंडसेट, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। तो गुरेज में क्या करता है शायर, गुरेज जो है उसमें वो थोड़ी इधर उधर की बातें करता है, और इधर उधर की बातें करके वो अपने मुद्दे पर आ जाता है। और उसके बाद होती है क्या, मदा। मदा में फिर वो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं ना, कम छिप के रखो, तो यहाँ पे फिर वो तारीफें करता है जिस बंदे के लिए वो कसीदा लिख रहा होता है, और उसकी शान में सही कलाबे मिलाता है कि बस, वो नहीं जो बॉस आपका लेवल सबसे ऊपर है, ठीक है, तो वो इसमें फिर वो ये बन जाता है, ठीक है, शेरा बन जाता है यहाँ पे शायर जो है ना। शायर शायर नहीं रहता, शायर यहाँ पर आकर फिर शेरा बन जाता है, बॉस आपका लेवल सबसे ऊपर है। तो इस तरह की बातें यहाँ पर शुरू हो जाती हैं मदा के अंदर, ठीक है। और मदा करते 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 शायर जो है वो फिर हुस्न तलब पे आ जाता है, और हुस्न तलब में वो क्या करता है, इनाम तलब करता है, ठीक है। ये उस बादशाह से या उस हुक्मरान से या उस राजा से शायर जो है वो तकाजा करता है कि भाई जरा हमारे ऊपर भी कुछ, हमारे हाल के ऊपर भी कुछ रहम किया जाए। और उसके बाद फिर जो आखिरी पार्ट होता है, आखिरी पार्ट, ये क्या होता है, ये दुआ होती है, जिसमें ममदूह, ममदूह का मतलब है कि जिसकी तारीफ की जा रही है, जिसके लिए कसीदा लिखा जा रहा होता है, शायर उसके लिए कुछ दुआई अशार कहता है, और इसी के अंदर ही शायर का मतलब जो मक्ता होता है कसीदे का, वो भी इसके अंदर मौजूद होता है। तो ये होती है जनाब पूरी की पूरी कसीदे की कहानी, या ये होता है पूरा कसीदे का स्ट्रक्चर। तो अब आपको इंशाल्लाह याद भी रहेगा कसीदा, कसीदे के जो अज्जा हैं वो आपको याद भी रहेंगे, और उसके पीछे जो लॉजिक है, या किस तरीके से किस पार्ट के अंदर क्या काम होता है, ये भी इंशाल्लाह जो है वो अब आपको याद रहेगा। उसके बाद है मरसिया। मरसिया जो है इसका लफ्ज निकला है रसा से, रसा, ठीक है, रसा। अच्छा, रसा का मतलब क्या होता है, रसा का मतलब होता है दर हकीकत गम करना, ठीक है, रसा। मरसिया का लफ्ज जो है ये भी अरबी जुबान का लफ्ज है, रसा, गम करना। तो मरने वाला जो होता है ना, मरने वाला, कि कोई भी मरने वाला है उसकी तारीफ करना, उसकी उसका गम मनाना, ठीक है, और उसके मरने पर इजहार ख्याल करना, और उसको खराज तहसीन पेश करना, ये होता है मरसिया। अब मरसिया जो है ना, इसकी दो अकसाम है, शख्सी मरसिया भी होता है और करबलाई मरसिया। शख्सी मसीहा क्या है, आपका कोई करीब का कोई दोस्त मर गया, आपका कोई रिश्तेदार मर गया, अल्लाह ताला सबकी जिंदगी सलामत रखे, और सबको अपनी अपनी हिफ्स व अमान में रखे, और सबको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। लेकिन यह है कि शख्सी मरसिये भी लिखे गए हैं, शख्सी मरसिये जो हैं वो भी लिखे गए हैं। लोगों ने, शुअरा ने अपने अपने दोस्तों के मरने मरने पे लिखा, दूसरे शुअरा के मरने पे लिखे गए। इसी तरीके से मुख्तलिफ जो बड़ी शख्सियात होती हैं उनके मरने पर मरसिया लिखे गए, ठीक है। जैसा कि एक है वालिदा मरहुमा की याद में, जी बिल्कुल ऐसे ही है, वालिदा मरहुमा की याद में, इस तरीके के और बहुत सारे मरसिए जो हैं वो मौजूद हैं। पीर नसीरुद्दीन नसीर यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद के एक बहुत बड़े पीर थे, आपने डेफिनेटली उनकी तकरीरें भी सुनी होंगी, उनके आपने कुछ क्लिप्स वगैरह जो हैं वो शायद देखी होंगी। तो उनका एक बड़ा मशहूर मरसिया है, सुने कौन किस्साए दर्द दिल, मेरा गम गुसार चला गया। तो वो बड़ा मशहूर कसीदा है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये शख्सी मरसिया है, क्योंकि उन्होंने अपने वालिद साहब जो हैं उनकी वफात पर उन्होंने ये मरसिया लिखा था। तो इस तरीके से और आपको बहुत सारे शख्सी मरसिए जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। और करबलाई मरसिया,
करबलाई मरसिया क्या होता है? करबलाई मरसिया वो है कि जिसमें शायर जो है वो वाक़या करबला के जो तमाम हालात व वाक़यात हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपका जो खानवादा था, अहले बैत कराम थे, उनकी जो शहादत की पूरी जो रुदाद है, उसको जब शायर जो है वो एक शायराना अंदाज में जब बयान करता है, तो वो क्या कहलाता है? वो करबलाई मरसिया कहलाता है। अब उर्दू अदब के अंदर अगरचे शख्सी मरसिया जो है वो भी लिखा गया है, लेकिन करबलाई मरसिया जो है वो चूंकि ज़्यादा मशहूर है, और करबलाई मरसिया जब आप लिखते हैं तो उसके साथ किसी एक शख्स जो है उसकी, मतलब अगर मैं अपनी वालदा के मतलब लिखता हूँ तो जाहिर बात है वो मेरे लिए तो अपील करे, मुझे तो अपील करेगा, लेकिन आपको या किसी भी दूसरे बंदे को उस तरीके से शायद वो अपील ना करे। लेकिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं वो किसी एक तबके के या किसी एक जमात के जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि वो रहबर या रहनुमा या एक मोतबर और मुतबर्रिक हस्ती नहीं है, बल्कि वो तमाम आलम इस्लाम, और आलम इस्लाम ही नहीं बल्कि वो पूरी दुनिया के एक बहुत अजीम, बहुत जर्री सिपा सलार भी थे। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम भी थे। उनकी इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंस है, फिर उसके बाद हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, इसके अलावा आप उसको मिलिटरली अगर आप देखते हैं तो वो एक बहुत बड़े एक तरह से कह सकते हैं कि एक कमांडर भी थे, सिपा सलार भी थे। फिर उनकी बहादुरी, उनकी जहानत, उनकी दिलेरी, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनसे प्यार, फिर सैयदा फातिमा का बेटा होना, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा होना, तो मतलब इतनी चीज़ें, इतनी इतने कॉम्प्लीमेंट्स हैं कि जिसमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शख्सियत है वो एक इतनी अहम शख्सियत थी, इतनी एक बाकमाल शख्सियत थी कि उनकी शहादत का होना और इस अंदाज से होना, तो ये एक आलमगीर वाकया बन गया। तो इसलिए उर्दू अदब के अंदर जो करबलाई मरसिया है उसको पजीराई ज़्यादा मिली, उसको शोहरत ज़्यादा मिली, और करबलाई मरसिया जो है वो चूंकि किसी एक शख्स के जज्बात से वाबस्तगी नहीं रखता बल्कि पूरे आलम इस्लाम के साथ या तमाम उर्दू बोलने और उर्दू समझने वालों की जो जज्बात होते हैं उनके साथ चूंकि ये वाबस्तगी रखता है, तो इसलिए उर्दू अदब के अंदर जो करबलाई मरसिया है उसने रिवाज भी ज्यादा पाया और वो मशहूर भी ज्यादा हुआ। अब अगर हम मरसिया की बात करें तो मरसिया के जो अज्जाए तरकीबी हैं या मरसिया के जो अरकान हैं, वो बेटा हैं 8। ठीक है, 8 अरकान हैं। कुछ जगहों पर 9 भी लिखे हुए हैं, लेकिन जो ज्यादा किताबें हैं ग्रामर की या जो अदब की जो ज्यादा किताबें हैं, उसमें जो कसीदा के जो सॉरी मरसिया के जो अज्जाए तरकीबी हैं वो 8 बताए गए। अब वो जो 8 अज्जाए तरकीबी हैं, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ और फिर उसके बाद मैं उनको एक एक करके उसकी वजाहत भी आपके साथ करता हूँ। सबसे पहले है चेहरा। चेहरा, ठीक है, जिसको तमहीद भी कहा जाता है। फिर उसके बाद सरापा, फिर उसके बाद रुखसत, फिर आमद, फिर रिज्ज, फिर उसके बाद जंग, फिर शहादत, फिर उसके बाद है बैन और दुआ। तो कुछ असातिज़ा जो हैं वो बैन को अलग समझते हैं और दुआ को अलग समझते हैं, लेकिन ज्यादा किताबों के अंदर जो है वो बैन और दुआ को एक ही चीज समझा गया है। अच्छा, अब एमसीक्यूज अगर आता है तो वहां पे आप इसको 8 ही मार्क करेंगे, क्योंकि ग्रामर की जो मोतबर किताबें हैं, यानी आप अगर इसको रेख्ता पे चेक करते हैं, आप इसको जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो ग्रामर की बुक्स हैं उसमें अगर आप इसको देखते हैं, या जो अदब की जो बड़ी बड़ी किताबें हैं उसके अंदर अगर आप उसको देखते हैं, तो आपको ज्यादा किताबों के अंदर 8 ही मिलते हैं। ठीक है, तो ये अगेन वही चीज है कि जिस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर 8 हैं, लेकिन कुछ आर्टिकल्स को ऐड करके 9 लिखते हैं, लेकिन वो 9 लिखने वाले जो लोग हैं वो कम हैं। ज्यादा जो मारूफ जो राय है वो यही है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। तो इसी तरीके से जो मरसिया है इसके जो अरकान हैं वो 8 हैं। कुछ जगहों पर आपको, ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इन सम एक्सेप्शनल केसेस जो है वो आपको हो सकता है कि किसी जगह पर 9 भी मिल जाए। ये बिल्कुल वही चीज है जिस तरीके से अक्सर आपने देखा होगा कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आ चुके हैं वो मेरी इस बात को अंडरस्टैंड भी करेंगे और इसके साथ वो रिलेट भी करेंगे। जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बच्चे आ चुके हैं, मैं अभी उनसे मुखातिब हूँ। आपने बेटा देखा होगा कि जब आप नाइन्थ में थे तो आपको तशबीह के अरकान कितने पढ़ाए जाते थे? जब आप नाइन्थ में थे, जब आप लोग नाइन्थ में थे, तो तशबीह के आपको कितने अरकान पढ़ाए गए थे? नाइन्थ में आपको पढ़ाए गए थे 4। लेकिन जब टेंथ में आप आए तो टेंथ में तशबीह के अरकान कितने हो गए थे? टेंथ में आकर 5 हो गए थे। ऐसे ही है ना, ये चीज इसी तरह थी ना। तो ये एग्जैक्टली ये वैसे ही सिचुएशन है यहाँ पर कसीदा के अरकान के मुतालिक। तो कसीदा के अरकान बेटा 8 ही होते हैं, कुछ कुछ जगहों पर जो है वो आपको 9 भी शायद किसी जगह पर मिल जाए।
तो आपने फिर इस चीज को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, चेहरा क्या होता है? चेहरा जो है, मतलब अब देखें कि करबला का जो वाकया है उसको शायर ने बयान करना है, ठीक है। या अगर शख्सी मरसिया भी हो, तो शख्सी मरसिया में भी क्या है कि आप उसने किसी एक आदमी जो है उसकी वफात के ऊपर उसने जो है ना वो एक खराज तहसीन जो है वो उसने पेश करना है। तो चेहरे में क्या होता है कि चेहरा जो है ये दर हकीकत मरसिए का इब्तदाई हिस्सा होता है, जिसमें मनाजिर फितरत का जिक्र किया जाता है। अल्लाह ताला की हम्दो सना से भी इसको शुरू किया जा सकता है, मतलब अल्लाह ताला ने दुनिया कैसे खूबसूरत बनाई है, ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो इस तरीके की जनरल किस्म की बातें होती हैं, मनाजिर फितरत का उसमें जिक्र किया जाता है। उसके बाद होता है सरापा। सरापा सरापा में क्या किया जाता है? सरापा को अगर उर्दू में कहा जाता है कैरेक्टराइजेशन, जिसको आप लोग किरदार किरदार निगारी या किरदार साजी भी बोलते हैं। तो जो सरापा होता है ना, मतलब ये चैप्टर्स आप इसको समझ लें कि ये दर हकीकत जो मरसिया जब लिखा जाता है तो उसके ये चैप्टर्स होते हैं, या उसके ये स्टॉप्स होते हैं, या उसके उसके अंदर ये इस तरीके की आप छोटी 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 क्या बनाते हैं, उसके अंदर एक ब्रैकेट्स बनाते हैं। तो सरापा में क्या किया जाता है कि जो उस मरसिए के अंदर जो किरदार मौजूद होते हैं उनकी सिफात बताई जाती हैं, उनके अखलाक के मुतल्लिक बताया जाता है, उनकी खूबियां जो है वो बयान की जाती हैं। अब करबलाई मरसिया होगा तो जाहिर बात है सरापा के अंदर शायर क्या करेगा? सरापा के अंदर वो अहले बैत की जो अजमत है, अहले बैत की जो निस्बत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के साथ, उसका वो जिक्र करेगा। अहले बैत की सखावत का जिक्र किया जाएगा, अहले बैत की शुजाअत का जिक्र किया जाएगा, अहले बैत की नजाबत का जिक्र किया जाएगा, अहले बैत की जो सआदत है उसका जिक्र किया जाएगा, उनके इकबाल का जिक्र होगा, उनकी इज्जत और मर्तबत का, उनकी अजमत का, उनकी बुलंदी का, उनके फैज याफ्ता होने का जिक्र जो है वो शायर यहाँ पर करेगा। रसूलुल्लाह से जिसकी निस्बत हो जाए तो फिर मतलब आप अंदाजा लगाएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि वजह तख्लीक कायनात हैं, जो इस कायनात का मरकज व महवर हैं, जो इस कायनात का नूर हैं, जो इस कायनात की रोशनी है, जो इस कायनात की जान है, और अल्लाह ताला के सबसे पसंदीदा, सबसे प्यारे, सबसे अजीमुल मर्तबत नबी हैं, और उनके अहले बैत हों। तो मतलब अब ये एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर इंसान इसको सिर्फ महसूस कर सकता है। इंसान जो बॉडी के अंदर इंसान जब सोचता है और जो गूस बम्स आते हैं, तो सिर्फ इंसान उस गूस बम्स को सेलिब्रेट कर सकता है, इंजॉय कर सकता है, लेकिन ये वो कैफियत है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन शायर जो है वो सरापा के अंदर क्या करता है, किरदारों की जो सिफात हैं, अखलाक हैं, खूबियां हैं, उनको क्या करता है, बयान करता है। उसके बाद रुखसत है। तो रुखसत के अंदर मैदान करबला की तरफ जाने का जिक्र किया जाता है कि कैसे इमाम हुसैन, इमाम आली मुकाम रजी अल्लाह ताला अन्हो अपना खानवादा लेकर, अपना कुंबा लेकर, अपने प्यारों को, अपने साथियों को, अपने अहले अहले खाना को, अपने अपने घर की मस्तूरात को लेकर कैसे मदीना से निकले, कैसे मदीना छोड़ा, मस्जिद नबी गए, फिर उसके बाद रोज़ा रसूल पे गए, वहां पे खड़े होकर बातें की नाना से। मतलब वो सारा वो नॉस्टैल्जिया कि एक छोटा सा बच्चा और नबी की गोद में खेले बड़ा हो, फिर उसके ऊपर एक मुश्किल वक्त आ गया, तो कैसे वो निकले होंगे, कैसे उन्होंने सफर किया होगा, फिर सफर में क्या मुश्किलात हुई, फिर मक्का कैसे पहुंचे, और फिर मक्का से जब निकले तो फिर मक्का के जो सहाबी थे उन्होंने किस तरीके की बातें की। तो ये पूरी एक दास्तान है, पूरी एक दास्तान है। तो वो सारी जो है वो फिर रुखसत के अंदर जो है वो शायर जो है वो आपको बयान करता है। उसके बाद आमद है कि जब करबला पहुंचे तो करबला का तयन किस तरीके से किया गया, इमाम हुसैन ने किस तरीके से कहा कि यहीं पर ही हम डेरे लगाते हैं। करबला को क्यों जो है वो चुना गया मैदान जंग के लिए। फिर जब करबला में पहुंचे तो करबला की रेत कैसी थी, करबला का मंजर कैसा था, करबला के हालात कैसे थे, और वहां पर खैमे कैसे लगाए गए। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो कहानी है ये फिर शायर यहाँ पर आपको आमद में बताता है। उसके बाद रिज। अब करबला में आ चुके हैं, करबला में खैमे लग चुके हैं, मैदान जंग सज गया है। तो उसके बाद अरब के अंदर ये एक रिवाज था कि जब जंग हुआ करती होती थी, और जब जंग लड़ने वाले जो जंगजू हुआ करते होते थे, वो जब मैदान जंग के अंदर उतरा करते थे तो वो लड़ाई से पहले वो अपने नाम और नस्ब के मुतालिक वो कुछ अशार कहा करते होते थे, क्योंकि अरब आपको पता है बड़े इलॉक्वेंट लोग थे। बड़े आप कह सकते हैं कि जबान के ऊपर उनको इतना मलका था, और अरबी जुबान इतनी खूबसूरत जबान है कि वो खुद को अरब कहते थे और बाकी पूरी दुनिया को आजम कहते थे। अरब का मतलब होता है बोलने वाला, और आजम का मतलब होता है गूंगा, ठीक है, म्यूट।
तो मतलब वो इतने अपनी जुबान के ऊपर उनको इतनी महारत और इतनी इतना उनको जो है ना वो अपनी जुबान के ऊपर फख्र था कि वो बाकियों को अजमी कहा करते होते थे। तो अरब के अंदर बेटा ये रिवाज था कि जब कोई मैदान जंग के अंदर कोई जंगजू उतरता था तो वो बताता था कि भाई मैं कोई आम बंदा नहीं हूँ, बल्कि मैं ये हूँ, ठीक है, मेरा ये नाम मुनसब है, मेरा ये शजरा है, और मैं फलां खानदान से हूँ, फलां कबीले से हूँ, फलां नस्ल से हूँ। ठीक है, तो ये इसका एक बड़ा मशहूर वो जो मिसाल अक्सर दी जाती है कि जब मुराहब, ठीक है, तबूक के मौका पर जब मुराहब निकला तो उसने कहा कि मेरा नाम मुराहब है और मैं सरदारों का सरदार हूँ, और आज तक कोई मुझे पिछाड़ना यानी कि शिकस्त देना तो दूर की बात, कोई मेरे सामने खड़ा भी नहीं हो सका। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने सैयदना अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा था। ठीक है, और जब सैयदना अली निकले तो आपने फरमाया था कि सुम्मियत उम्मिया हैदरा, कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा था, और मेरी मेरी चिंगाड़ सुनकर जंगलों के जो शेर हैं वो अपनी किछारों में घुस जाते हैं। ठीक है, तो मतलब ये एक स्टाइल होता था, मतलब अपनी ना अपनी अपने अपनी बहादुरी को और अपनी जो दिलेरी है, ठीक है, अपनी जो नोबिलिटी है, उसको अटेस्ट करवाने का। ठीक है, तो रिच के अंदर क्या किया जाता है, रिच के अंदर जो शायर है वो जिसका मरसिया लिखा जा रहा होता है उसके नाम और नस्ब का जिक्र करता है। और जाहिर बात है, अगर करबलाई हम मरसिया की बात करें तो यहाँ पर इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनके हवाले ही इतने ज़्यादा हैं और हवाले इतने मोतबर हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सैयदा फातिमा का बेटा होना, और फिर सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा होना, फिर नवासे रसूल होना, ठीक है, और मतलब फिर इतना दिलेर होना, ठीक है, और सैयदना हसन का भाई होना, ठीक है, तो जैनुल आबिदीन का बाप होना, तो ये इतनी 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 निस्बतें हैं, इतना कमाल है, इतनी इतनी शान और शौकत है, इतना मर्तबा है, इतनी बुलंदी है, इतनी अजमत है कि जो मेरे ख्याल में यहाँ पे शायर जो है वो फिर क्या क्या चार चांद लगाता होगा। ठीक है, और जाहिर बात है जिस तरीके से फिर मीर अनीस ने, मीर बबर ने, ठीक है, इन लोगों ने जिस तरीके के मरसिया लिखे हैं, तो वो बंदा जब पढ़ता है तो बंदा कहता है यार क्या मतलब जस्टिफिकेशन तो नहीं कह सकते आप। ये ऐसे लोग हैं कि जिनकी शान के साथ, जिनकी अजमत के साथ शायद दुनिया का कोई इंसान जस्टिफिकेशन कर ही नहीं सकता। ये वो हस्तियां हैं कि जो हमारी सोच और हमारे अल्फाज और हमारे लिखने पढ़ने सीखने सिखाने से बहुत ऊपर की हस्तियां हैं, जिनको हम शायद उस तरीके से लफ्जों में बयान भी नहीं कर सकते। लेकिन समहाउ आपको एक एक रिलेटेबिलिटी जो है वो फील होती है जब आप मरसिया पढ़ते हैं। अच्छा, बहरहाल रिच में जंग से कबल के जो फखरिया इजहार होता है उसका जिक्र किया जाता है। फिर उसके बाद जंग, कि जंग कैसे हुई, कैसे लड़े, अली असगर की शहादत, फिर अली अकबर की शहादत, फिर उसके बाद सैयदना अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत, फिर सैयदना हुर की शहादत। ठीक है, मतलब हुर की शहादत, हुर जो हैं वो करबला के पहले शहीद हैं। ठीक है, मतलब मैदान करबला के पहले शहीद हैं। अगरचे इमाम मुस्लिम बिन अकील के जो बेटे थे उनकी शहादत पहले हो गई थी, लेकिन करबला के मैदान के जो पहले शहीद हैं वो सैयदना हुर हैं। ठीक है, और वो बड़ा इकबाल का बड़ा खूबसूरत शेर है ना कि मैं हुर हूं मगर अभी काफिला यजीद में हूँ, मतलब वो यजीदी फौज की तरफ से आए थे। हुर जो थे ना, वो यजीद का बेटा था हुर। अब देखें ना कि यहाँ पर एक कितनी मजे की चीज है कि अल्लाह ताला जब आपको ईमान देना चाहे तो अल्लाह ताला आपको कैसे जहन्नुम से बचाती, अल्लाह ताला की जात बचाती है, और कैसे आपको ईमान की दौलत मिलती है। यजीद के लश्कर से आए, लेकिन जब उन्होंने देखा इमाम हुसैन को और इमाम हुसैन को काफिले को देखा, तो फौरन से अपना घोड़ा दौड़ाते हुए आके इमाम हुसैन के काफिले से मिल गए, और इमाम हुसैन के काफिले की तरफ से सबसे पहले फ्रंट पे लीड करते हुए सबसे पहले वो शहीद हुए थे। तो फिर वो पूरी जंग की जो पूरी एक कहानी है उसको शायर जो है वो वजाहत के साथ बयान करता है कि कैसे 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 शहादतें हुई, और किस किस तरीके से इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को बेरहमी के साथ जो है वो शहीद किया गया। और फिर उसके बाद मतलब जंग का जिक्र हुआ, जंग के बाद फिर शहादत, शहीद होने की जो एग्जैक्ट आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो एपिसोड है उसको। और यहां पर मैं एक चीज बता दूं कि ये शायराना अंदाज में किया जाता है, नॉट इन अ हिस्टोरिक वे। क्योंकि हिस्टोरिकली जब आप चीज़ों को देखते हैं तो हिस्टोरिकली चीज़ें और तरीके से होती हैं, और जब आप उसको अपनी जज्बाती वाबस्तगी से या शायराना अंदाज में चीज़ों को देखते हैं तो फिर आपको पता है कि शायर फिर हुस्न तालील भी इस्तेमाल करता है, सनत मुबालगा भी इस्तेमाल करता है, फिर उसके बाकी सनत तकरार भी इस्तेमाल करता है, मुरातुन नज़ीर भी इस्तेमाल करता है। तो उससे फिर क्या होता है कि वो जो बात होती है वो बाज़ दफ़ा हकीकत से उठकर वो एक शायराना रंग में चली जाती है। शहादत होती है, और शहादत के बाद फिर आखिरी जो इसका पार्ट होता है वो बैन और दुआ होता है। बैन बैन डालना,
ठीक है, पंजाबी में हम बोलते हैं वैन पा पाना, वैन पा देता ही, मतलब कि रोना शुरू कर दिया। तो बैन में क्या होता है, इजहार अफसोस किया जाता है। ठीक है। और दुआए मगफरत जो है वो की जाती है। तो ये बेटा 8 जो है वो इसके तरकीबें, अजाय तरकीबी होते हैं, जिनको मैंने अपनी तरफ से जो है वो वजाहत के साथ समझाने की कोशिश की है। मीर बबर, मीर बबर जो थे ना, ये भी उसी कबीले से ही थे। मीर अनीस के गालिबन चचा थे। अभी मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूँ, शायद चचा थे या इसी तरीके से रिश्तेदार थे उनके। और ये मीर अनीस का जो पूरा खानदान था ना, पूरा पूरा खानदान, ये ये मरसिया खां थे, मरसिया गो थे, और ये मरसिया जो है ना वो लिखा करते होते थे। अच्छा। और यहाँ पर मैंने साथ में एक नोट है आपके लिए ऐड कर दिया है कि बाज असातिज़ा जो हैं वो बैन और दुआ को अलग अलग रुकन समझते हैं, मगर कवायद की ज्यादा कुतुब में इसको इकट्ठा ही लिखा गया है। अच्छा, उसके बाद होती है मसनवी। मसनवी जो है, मसनवी का लुग़वी मानी है दो। तो एक ऐसी तवील नज्म, जिस तरह एपेक्स नहीं होती, एपेक्स होती हैं, तो मसनवी जो है ना वो दर हकीकत एक एपिक होती है, एक एपिक स्टोरी होती है। एक ऐसी तवील नज्म होती है जिसके हर शेर के दोनों मिसरे जो है वो हम काफिया होते हैं। हर शेर जो है वो हम काफिया होता है। लेकिन इसमें खूबसूरत बात ये होती है कि हर शेर के बाद काफिया तब्दील हो जाता है। यानी एक शेर, फिर दूसरा शेर, फिर तीसरा शेर, फिर इस शेर चल रहे होते हैं, और हर शेर के अंदर काफिया तब्दील होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि मसनवी जो है इसका हर शेर ही मतला होता है। मसनवी जो है ये एक ऐसी नज्म होती है कि जिसका हर शेर ही मतला होता है, क्योंकि उसका हर शेर ही हमरदीफ व काफिया होता है। हर शेर में काफिया तब्दील होता है। तवील नज्म होती है और जिसमें कोई दास्तान जो है वो बयान की गई होती है। और आमतौर पर ये जो शेरी दास्तान गोई होती है, शेरी दास्तान गोई का मतलब यह है कि अशार के अंदर जो है, शेरों के अंदर एक दास्तान को बयान करना। तो इसके लिए जो है वो आमतौर पर जो है वो मसनवी जो है वो इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। मसनवी मौलाना रूम फारसी की एक बहुत 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 खूबसूरत और बहुत ही एक दिलचस्प किताब है, जिसमें मौलाना रूम, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, जो कि एक बहुत बड़े आलिम भी थे, बहुत बड़े आशिक रसूल थे, उन्होंने ग्रामर के ऊपर भी बहुत बहुत काम किया हुआ है, फिक़ह के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया हुआ है। तो उन्होंने एक पूरी जो है वो एक नज्म लिखी थी मसनवी मौलाना रूम, जो कि 6 जिल्दों के अंदर है। उसके अंदर भी वो छोटी 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 करके वो दास्तानें जो है वो उसमें बयान करते हैं। तो मसनवी जो है ये इस तरीके की एक दिलचस्प अंदाज की जो है वो नज्म होती है। अच्छा सर, वो मुर्दे परोना की मीनिंग है, ये मुझे आपकी बात समझ नहीं है, आप क्या कह रहे हो? मुर्दे पर रोना, मुर्दे पर रोना, मुर्दे पर रोना। मरसिया की में से आप किसी चीज पे शायद पूछ रहे हैं, मरसिया में से कोई सवाल आप शायद पूछना चाह रहे हैं। लेकिन बेटा मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है, एहतशाम। अगर आप इसको थोड़ा रिफ्रेज कर दें तो शायद मुझे आपकी बात समझ आ जाए, और फिर मैं आपको कुछ वजाहत इसकी दे सकूं। अच्छा। अम, मुर्दे पर रोना और आहोजारी करना, हाँ ये मरसिया, मरसिया में होता है ना, मरसिया, मरसिया, मरसिया जो है उसमें मुर्दे पर रोना, आहोजारी करना वगैरह होता है। अच्छा, मसनवी के बाद है हाजिब। इसको कुछ बच्चे ना हजू पढ़ते हैं, ये हजू नहीं होता, ये है हाजिब। हाजिब मैं यहाँ पे आपको अंग्रेजी में लिख के दे देता हूँ। हाजिब, जिस तरह गर्व नहीं होता, गर्व, 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 तो ये हाजिब है, हाजिब। हाजिब क्या होती है? एक ऐसी नज्म जिसमें किसी की मजम्मत की जाए। यानी कि जो शायर होते थे ना, अभी तो ये होता है ना कि आप वीडियो ऑन करते हैं, कैमरा ऑन करते हैं और रोस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो पहले जो शायर होते थे वो यूट्यूबर थोड़ी होते थे। वो जब उन्होंने किसी को रोस्ट करना होता था तो वो बेचारे नज्मों में रोस्ट करते थे। तो हज्ब जो है ये एक ऐसी नज्म होती है जिसमें किसी की मजम्मत की जाती है। अब वहां पे ये ना लिख देना कि जिसमें जिसमें शायर जो है वो रोस्टिंग करता है। ठीक है, मतलब आप तारीफ लिखने के, हज्ब एक ऐसी नज्म होती है जिसमें शायर जो है वो रजा सोमो बन जाता है। ठीक है। या रजा सोमो के जो व्लॉग्स होते हैं उनको हज्ब कहा जाता है, ऐसा नहीं है। मजम्मत की जाती है, और मजम्मत एक बड़े बाअदब तरीके से, बड़े एक तमीज के दायरे के अंदर रह के आप जब किसी को रोस्ट करते हैं तो वो मतलब अदब, अदबियत का ख्याल रखते हुए आप किसी को वो करते हैं ना, हाजिर करते हैं। इस तरह नहीं कि जिस तरह ये करते हैं, ये रजा सोमो हो गया और ये डकी भाई हो गया और ये सारे, ये तो बिल्कुल वो स्लैंग और बिलो द बेल्ट और अजीबो गरीब किस्म की लैंग्वेज है ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हज्ब एक ऐसी नज्म होती है जिसमें किसी की मजम्मत की जाती है। और हज्ब जो है
इसको किसी भी शक्ल में लिखा जा सकता है। आप इसको आज़ाद नज्म में लिखें, पाबंद में लिखें, आप इसको नज्म मुर्रा की सूरत में लिखें, आप इसको किसी कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो आप इसके लिए हाजिर के लिए आप अपना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है गीत। अब गीत क्या होता है? गीत एक ऐसी नज्म होती है जिसको गाने के लिए लिखा जाता है, जिसका मकसद यही होता है कि जिस इसको गाया जाएगा। ठीक है, गाने के लिए ही लिखी जाती है। अब उर्दू के अंदर बहुत सारे शुअरा ऐसे हैं कि जो बाकायदा तौर पर शायर थे, बड़े अच्छे अच्छे शायर थे, लेकिन वो गाने लिखते थे, सिर्फ गाने लिखते थे। कतील शिफाई, कतील शिफाई उर्दू के एक ऐसे शायर हैं कि जिन्होंने ज्यादातर 1,000 से ज्यादा, कतील शिफाई जो हैं उन्होंने 1,000 से ज्यादा जो है वो गाने लिखे, 1,000 से ज्यादा फिल्मी गीत लिखे। जावेद अख्तर आजकल जिंदा भी हैं, आप उनको अक्सर देखते भी रहते होंगे, जावेद अख्तर, गुलजार। ठीक है, ये वो शायर हैं कि जिन्होंने जो गीत लिखते हैं, जिन्होंने ज्यादातर क्या लिखे हैं, गीत लिखे हैं। तो गाने की गर्ज से जो लिखी गई नज्म होती है, जिसमें मौसीकियत का, गुनाइयत का, राग वगैरह जो है उसका ख्याल रखा जाता होता है, तो ऐसी नज्म क्या कहलाती है? वो गीत कहलाती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है पैरोडी। पैरोडी इस तरीके से आप टीचर्स की पैरोडी करते हैं, तो किसी नज्म या नसर की नकल उतार कर मजाहिया अंदाज में लिखना। अब पैरोडी में क्या होता है कि आप कोई एक नज्म लेते हैं, कोई भी एक नज्म लेते हैं, और उसी नज्म को मजाहिया अंदाज में जब लिखते हैं तो वो क्या कहलाती है? वो पैरोडी कहलाती है। ठीक है। वो वसी शाह की एक नज्म थी, जब हम लोग मैट्रिक में थे आपकी तरह, तो तब तब के वो एक बड़े मशहूर शायर थे वसी शाह। तो उनकी एक नज्म थी, काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, तू बड़े प्यार से नाजों से घुमाती मुझको। तो इस तरीके से मतलब उनकी पूरी एक लंबी नज्म थी। तो इसकी पैरोडी अगर आप लिखते हैं, तो काश अब शादी होगी तो शादी के बाद काश मैं तेरे हंसी हाथ का बेलन होता। तो अब ये क्या है कि मतलब उसी स्ट्रक्चर को आप लेते हैं और उसी कोई भी आप नज्म या गजल लेते हैं और उसी के स्ट्रक्चर के ऊपर आप जो है वो एक मजाहिया नज्म लिखते हैं, तो वो फिर क्या बन जाती है? वो पैरोडी कहलाती है। समझ आ गई? सर हमने स्कूल में ये मैं बनाया था, कीमत में पढ़ाई गर इतनी थी, हाँ दिमाग भी यार अब कई दिए होते, बिल्कुल ऐसे ही है, किस्मत में, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हम्म। वो था ना कि दिल भी यार अब कई दिए होते, तो आपने दिल को कर दिया दिमाग भी यार अब कई दिए होते। एग्जैक्टली ऐसे ही ये एक तरीका होता है पैरोडी लिखने का। और उसके बाद है गजल। अब गजल को मैंने सबसे आखिर में लिख रख रखा है ना। गजल जो है लुग़वी माना है औरतों से बातें करना, औरतों की बातें करना, इश्क व मोहब्बत की बातें करना। ठीक है। और इसके इसके अलावा जो हिरन के नाफे से जो आवाज निकलती है, हिरन जब चीखता है, चीख कर आवाज मारता है, तो उसकी आवाज को भी गजल कहा जाता है। हिरन को हम लोग गजाल बोलते हैं। हिरन जो है ना, हिरन, उसको गजाल कहा जाता है। जो हिरन की तरह चलने वाली औरत है उसको गजाला कहा जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अल्फाज जो है वो मतलब ये अल्फाज के हम लोग लुग़वी मानी देख रहे हैं। और इसका इस्तिलाही माना क्या है? एक ऐसी सिन्फ जिसमें हर शेर एक इकाई हो, यानी कि हर शेर एक इंडिपेंडेंट। वैसे नज्म में क्या होता है? नज्म के अंदर तो पूरी नज्म जो है वो एक ही उन्वान पर होती है, लेकिन इसमें गजल जो है वो एक ऐसी नज्म, गजल भी नज्म होती है। ये बात याद रखिएगा कि गजल जो है ये भी नज्म की ही एक किस्म है, लेकिन ये एक ऐसी किस्म है कि जिसका हर शेर जो है वो एक इकाई होता है, हर शेर एक जुदा गाना मानी रखता है। कम अज कम इसमें 5 अशार होते हैं। काफिये और वजन की पाबंदी होती है। मौजू की इसमें कोई कैद नहीं होती, आप इसमें किसी भी उन्वान पे आप जो है वो गजल लिख सकते हैं। आपके जो निसाब में गजलें होती हैं आपने देखा होगा, कुछ में इश्क और मोहब्बत की बातें होती हैं, कुछ में इनकलाब की बात हो रही होती है, कुछ में वतन के हालात की बात हो रही होती है। तो डिफरेंट तरीके की डिस्कशन जो है वो इसके अंदर की जाती है। और ये उर्दू अदब की सबसे नुमाइंदा और सबसे मशहूर सिन्फ है। यानी कि ये गजल एक ऐसी चीज है कि जो उर्दू अदब को बाकी तमाम जो दुनिया का लिटरेचर है, या जो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर जिसको हम कहते हैं, उसमें जो चीज उर्दू को स्टैंड आउट करती है वो गजल है। क्योंकि उर्दू के अंदर गजल को बहुत लिखा गया है। और उर्दू के जितने भी आप कह सकते हैं कि जैसे उर्दू का बाबा आदम जो है वो मिर्जा गालिब को कहा जाता है ना।
ठीक है, तो फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर कहा जाता है मिर्जा गालिब को। मिर्जा गालिब, मीर तकी मीर, अलामा इकबाल, मतलब जितने भी बड़े बड़े नाम हैं उर्दू के, वो सारे के सारे क्या हैं, उनमें से मेजोरिटी जो है वो शायर हैं। और उन्होंने क्या लिखी है, उन्होंने गजलें लिखी। सर पेपर में नज़म और गजल का डिफरेंस आया होता है, तो क्या आप पॉइंट्स बता सकते हैं कि हम क्या क्या लिखेंगे और कितने पॉइंट्स लिखेंगे? 3 पॉइंट्स अगर आप लिखते हैं तो 3 पॉइंट्स इनफ होंगे। एक पॉइंट आप ये लिखेंगे कि जो नज्म होती है उसमें पूरी नज्म एक ही मौजू पर होती है, और गजल जो है वो उसमें मौजू की गजल जो है उसमें उसका हर शेर जो है वो एक इकाई होता है। दूसरे नंबर पर बात यह है कि नज्म के अंदर रदीफ व काफिये की पाबंदी करना जरूरी नहीं होता, नज्म की चंद अकसाम के अंदर पाबंदी करना जरूरी होता है। जबकि गजल जो है उसके अंदर काफिये की और वजन की पाबंदी करना जरूरी होता है। और तीसरी बात यह है कि जो गजल होती है उसके कम अज कम अशार 5 होते हैं, जबकि नज्म के अंदर अशार की कम अज कम या ज्यादा की कोई हद नहीं मुकर्रर होती। तो ये तीन आप जो है वो इसमें फर्क जो है वो लिख सकते हैं। इकाई, इकाई का मतलब है यूनिट। इकाई यूनिट को कहा जाता है कि उसका हर शेर जो है वो, हर शेर के अंदर एक नई बात होती है। अगर एक गजल के 8 शेर हैं तो हर शेर के अंदर शायर एक नई नई बात कर रहा होगा। जबकि नज्म में ये होता है कि नज्म के बाकी जो नज्में होती हैं उसमें जैसे कसीदा है, तो कसीदे के तमाम अशार जो हैं वो एक ही सेंट्रल आइडिया के गिर्द घूम रहे होते हैं, एक ही सेंट्रल आइडिया की तरफ वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन गजल में ये होता है कि हो सकता है कि एक शेर में एक बात हो रही है और दूसरे शेर के अंदर टोटली उससे डिफरेंट बात हो रही है। तो इसलिए गजल का हर शेर जो होता है वो क्या होता है, वो एक इकाई होता है। ठीक है। ओके। अब इसकी जो वर्कशीट है वो बेटा आपने करनी है, और ये वर्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आपने ये 10 के 10 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं इनको अच्छे तरीके से आपने इनको लिख कर आपने जो है वो मुझे अपनी जो आंसर शीट्स होगी वो फिर आपने सबमिट करवानी। और अब हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। तो शेरिया असनाफ की कितनी एग्जाम है? 2। रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? 4। और किता की तारीफ क्या है? किता। 2 या 2 से ज्यादा अशार का मजमूआ। आजाद नज्म की क्या खसूसियत क्या होती है? आजाद नज्म। हम्म? किसी भी बहर की पाबंदी नहीं है। ओके, मुरब्बा की हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? 4। और गजल की खसूसियत क्या है? हर शेर का अलग मौजू होता है। कसीदा के अजाय तरकीबे में क्या चीज शामिल नहीं है? कौन सी चीज है जो कसीदा के अजाय तरकीबे में शामिल नहीं है? शहर आशूक। वेरी गुड। और मरसिया की सबसे अहम खसूसियत क्या है? शहादत का जिक्र। और शहर आशूक की नज्म का मौजू क्या होता है? हम्म? किसी शहर या मुल्क की ज़बूं हाली। और हाजिब की नज्म जो है वो किस मकसद के लिए लिखी जाती है? मुजम्मत के लिए। और मनकबत किसकी तारीफ के लिए इस्तेमाल होती है? मनकबत। और या अल्लाह। मुनाजात का मौजू क्या होता है? मुनाजात का, मुनाजात का मौजू क्या होता है? जी, अल्लाह से दुआ और इल्तिजा। और पैरोडी का मकसद क्या होता है? पैरोडी का मकसद किसी की नकल उतारना। और मुरब्बा नज्म के कितने मिसरे होते हैं? 4। और गजल की खसूसियत क्या है? गजल की खसूसियत, हर शेर एक अलहदा मौजू पर होता है। ठीक है। मुसद्दस की नज्म में कितने मिसरे होते हैं? 6। मुसद्दस में 6 होते हैं। ठीक है, ये ऊपर एक बच्चा 5 कह रहा था। अब्दुल्ला, 6 होते हैं बच्चे। अच्छा, मरसिया में किस मौजू का जिक्र किया जाता है? शहादत और करबला का। रुबाई का लफ्ज कहाँ से आया है?
रुबाई का अरबी से आया है। और हाजिब की नज्म में किसका तज़किरा होता है? मुजम्मत होती है। तशबीब, तशबीब किसका हिस्सा होता है? तशबीब, तशबीब, तशबीब किस में होती है? हाँ, तशबीब, तशबीब जो है वो कसीदे में होती है। कसीदे में, कसीदे में। ठीक है, तशबीब, तशबीब कसीदे में होती है, मरसिए में नहीं होती। ठीक है। मरसिए में सरापा होता है। इसी से मिलता जुलता ना, मरसिए के अंदर सरापा होता है, तशबीब नहीं होती। ठीक है। ओके। ऑल राइट। उसके बाद नसरी असनाफ, ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। नसरी असनाफ, तो नसरी असनाफ में क्या है? नसरी असनाफ जो हैं, उसकी दो अकसाम हैं, अफसानवी और गैर अफसानवी। अफसानवी वो कि जिसमें गैर गैर हकीकी कहानी बयान की जाती है। ठीक है। अफसानवी जो होती है ना, अफसाना, अफसानवी से मुराद ये है कि जिसमें हकीकत निगारी नहीं होती, बल्कि शायर जो है, जो मुसन्निफ होता है, जो नसर निगार होता है, वो अपने तखय्युल से, अपनी इमेजिनेशन से, अपनी इमेजिनेशन से कहानी जो होती है उसको वो बनाता है। ठीक है। हाजरा पूछ रही है कि सेकंड एनुअल कौन दे सकता है? ये आप पेपर के इसके क्लास के बाद बेटा पूछ लेना हाजरा। क्लास के बाद आप मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, अफसानवी जो है, जिसमें देखें ना, कहानी, नॉवेल, अफसाना, ड्रामा, इंशाइया, ये सारी की सारी क्या है? ये अफसानवी अदब की आगे फिर अकसाम है। और जो गैर अफसानवी होता है, जो हकीकत पर मबनी होता है, उसमें मजमून, मकाला, खाका, सफरनामा, खत, आपबीती, सवाने उमरी, तनकीद, तबसरा, रिपोर्टाज, तो ये सारी की सारी क्या है? ये गैर अफसानवी अदब का हिस्सा है। सर मैंने मैसेज किया था, बट यू सेड यू डोंट नो। वो मैंने मैसेज थोड़ी किया होगा, वो टीम ने मैसेज किया होगा ना। अब हर वक्त मोबाइल तो मेरे हाथ में नहीं होता। अभी इस वक्त अगर कोई बच्चा मैसेज करेगा जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उसको कोई ना कोई बंदा तो उसको जवाब दे रहा होगा ना। ठीक है। तो ओके, ऑल राइट। कहानी क्या होती है? कहानी जो है, ये दास्तान की सबसे कदीम सिन्फ है। और अब ये यहाँ पर मैं सिर्फ आपको वो रेलेवेंट मटेरियल बता रहा हूँ जो पेपर में आता है, या जहाँ से पेपर में एमसीक्यूज वगैरह आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। तो कहानी के कितने मराहल होते हैं? कहानी के 3 मराहल होते हैं। कौन कौन से? आगाज, वस्त और अंजाम। वस्त बोलते हैं दरमियान, जो दरमियान वाला पार्ट होता है। कहानी के 3 मरहले होते हैं। आगाज होता है, फिर उसके बाद उसकी, जिसको हम लोग कहानी के अंदर आपने देखा होगा ना, इंटरमिशन, तो इंटरमिशन होता है, और फिर उसके बाद उसका अंजाम होता है। और कहानी के 3 ही अज्जा होते हैं। 3 ही कहानी के अज्जा होते हैं: प्लॉट, वहादत तासुर। वहादत तासुर का मतलब ये है कि उसका उसका जो टेम्पो होता है कहानी का, टेम्पो, कहानी का जो टेम्पो होता है ना, उसको तासुर कहा जाता है। तो यानी कि वहादत तासुर से मुराद ये है कि कहानी का टेम्पो एक हो, टेम्पो एक हो, उसका कहानी का इन्वायरमेंट एक हो। और कहानी के अंदर क्या होती है? किरदार निगारी होती है, क्योंकि किरदारों के बगैर तो कोई कहानी नहीं हो सकती ना। और कहानी के अंदर ही फिर होती है लोक कहानी। लोक कहानी क्या होती है? एक ऐसी कहानी जिसके लिखने वाले के मुतालिक हमें पता नहीं होता कि ये किसने लिखी है। और ये सीना बसीना, सीना बसीना से मुराद ये है कि अ, दादा ने सुनाई अब्बा को, अब्बा ने सुनाई आपको, आप सुनाए अपने बच्चे को। तो इस तरीके से वो इलाकों के अंदर कहानियां होती हैं, और जिसका कोई मुसन्निफ नहीं होता, लेकिन वो कहानी सारों को ही पता होती है कि अच्छा हाँ, जैसे ये इस तरीके से हुआ था। तो ऐसी कहानियां जो है ना, वो लोक कहानियां कहलाती हैं। सीना बसीना सफर करती कहानियां, जिसमें किसी इलाके की तहजीबी और मुआशरती झलक जो है वो मौजूद हो। फिर उसके बाद है नॉवेल। नॉवेल जो है ये इटालियन लफ्ज, इटालियन जुबान के लफ्ज नोवेला से निकला है। इटालियन को उर्दू में अतालवी बोलते हैं, अतालवी लफ्ज, अतालवी का मतलब ये है इटालियन। जिस तरह ग्रीक को यूनानी कहा जाता है, तो नॉवेल जो है ये अतालवी लफ्ज नोवेला से निकला है। और ये एक ऐसी कहानी होती है जिसमें इंसानी जिंदगी के मामलात को, इंसानी जिंदगी के वाकयात को इंतहाई दिलचस्प अंदाज में जो है वो बयान किया जाता है।
और जो नॉवेल की अज्जाए तरकीबी हैं, इसमें प्लॉट, किरदार, मंजर निगारी और मुकालमा, ये क्या है, ये नॉवेल के जैसे द गॉट एंड द लायन वाली कहानी है जिसमें मुसन्निफ का नाम नहीं पता और सीना बसीना आती है। अच्छा, ये जो गॉट एंड लायन वाली कहानी है ना, ये इसका मुसन्निफ है। इनको ये जो गॉट एंड लायन वाली कहानी है ना, इनको फेबल्स कहा जाता है। ये फेबल्स हैं। फेबल जो है ना, ये मोस्टली जो आपको वो किसान और चार बेटे, ठीक है, अंगूर खट्टे हैं, ये सारी की सारी जो कहानियां हैं ना, ये एक एक ग्रीक राइटर था एसॉप। ये सारी की सारी एसॉप की कहानियां हैं। एसॉप नाम था उसका। प्यासा कौवा, ये सारी की सारी एसॉप की स्टोरीज हैं। ये एसॉप ने लिखी हुई हैं। इनका राइटर पता है, ये लोक कहानियां नहीं है। लोक कहानियां जो होती है ना, वो हर इलाके की अपनी अपनी होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक बच्चा पूछ रहा है कि प्लॉट का क्या मतलब होता है। प्लॉट का मतलब होता है स्टोरी लाइन। कि एक कहानी के अंदर एक स्टोरी लाइन होती है ना, स्टोरी लाइन, जो यानी कि कहानी के अंदर जो जितने भी जितनी भी उसके अंदर कहानी के अंदर जो अहम चीजें हैं, उसको आप जब एक सतर के अंदर बयान करते हैं। जैसे आप एक फिल्म देखते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि इस फिल्म किस 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 चीज के मुतालिक थी। आप मुझे बताते हैं कि सर उसमें कुछ, उस फिल्म के अंदर एक बच्चा होता है जो डॉक्टर बनना चाहता होता है, और वो सारी जिंदगी स्ट्रगल करके मिला के डॉक्टर बन जाता है। अब ये क्या है, ये प्लॉट है। ये कहानी की स्टोरी लाइन है। ठीक है, इसको प्लॉट कहा जाता है। उसके बाद है अफसाना। लोक कहानियां रियलिटी बेस्ड होती हैं क्या? जरूरी नहीं है। लोक कहानी जो है वो रियलिटी बेस्ड हो, जरूरी नहीं है। लोक कहानी का रियलिटी बेस्ड, अगर वो रियलिटी बेस्ड होती तो फिर हम उसको अफसानवी अदब में ना रखते ना। अगर वो रियलिटी बेस्ड होती तो हम उसको फिर गैर अफसानवी अदब में रखते। ठीक है। मराहिल और अज्जा में क्या फर्क होता है? मराहिल में और अज्जा में फर्क ये होता है, मरहले का मतलब है स्टेप। स्टेप के पहले कहानी की का इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रो होता है, फिर उसके बाद कहानी होती है, और फिर उसके बाद कहानी की एंडिंग होती है। और अज्जा का मतलब है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो मिलके कहानी को बनाती हैं। अज्जा का मतलब है पार्ट्स। तो पार्ट्स में और स्टेप्स में फर्क होता है ना। तो मराहिल जो है ये पार्ट्स होते हैं, और जो अज्जा होते हैं वो बेसिकली, मराहिल जो है वो स्टेप्स होते हैं, और अज्जा जो है ये क्या होते हैं, ये बेहतर हकीकत पार्ट्स होते हैं। अच्छा, आमना कह रही है कि वहदत तासुर एक दफा बता दें। वहदत तासुर बेटा, तासुर बोलते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि आप क्या तासुर देना चाहते हैं, आप क्या इम्पैक्ट, क्या इंप्रेशन देना चाहते हैं। तो वहदत तासुर से मतलब ये है कि कहानी का जो टेम्पो है, कहानी का जो मूड है, कहानी का जो इम्प्रेशन है, वो सेम होना चाहिए। ये नहीं कि एक ट्रेजेडी है तो ट्रेजेडी के अंदर जो है ना वो, आप उसके अंदर ट्रेजेडी के अंदर जो है वो आप मिजाह भी डाल दें, तो पता ही नहीं चलेगा कि कहानी जो है वो उसका 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 तासुर ही तब्दील हो जाएगा। उसकी वो शक्ल ही सारी की सारी बिगड़ जाएगी। ठीक है। अच्छा, ड्रामा में क्या होता है? ड्रामा जो है, अफसाना, सॉरी, अफसाना एक मुख्तसर कहानी होती है जिसे एक निशात में पढ़ा जा सकता है, और ये जिंदगी के किसी एक पहलू को सामने लाती है। नॉवेल जो है वो जिंदगी के मामलात और वाकयात को अंदाज बयान करता है, और अफसाना जो है ये जिंदगी के सिर्फ एक पहलू को बयान करता है। यानी एक बंदा है, वो एक रेलवे स्टेशन पे बैठा हुआ है, और उसकी रेलवे स्टेशन के बैठे 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 हुए कोई मतलब उसकी जिंदगी के किसी एक एस्पेक्ट को आप बयान करते हैं। और जो नॉवेल होता है ना, उसमें उस इंसान की जिंदगी, और उस इंसान की जिंदगी क्या, पूरे मुआशरे की जिंदगी आप नॉवेल के जरिए बता सकते हैं। अफसाना छोटा होता है। जिस तरह आपने वो कतबा पढ़ा, शरीफ हुसैन वाली कहानी, तो वो शरीफ हुसैन की जिंदगी के सिर्फ एक पहलू को वो बता रही है। सिर्फ एक पहलू उसका, वो कतबे के साथ साथ उसकी कहानी का जो हिस्सा जुड़ा हुआ था, सिर्फ वही आपको बताया गया। बाकी शरीफ हुसैन के रिश्तेदार क्या करते थे, शरीफ हुसैन पैदा कहाँ पर हुआ, उसने जिंदगी कहाँ पर गुजारी, बचपन उसका कैसा गुजरा, जवानी कैसी गुजरी, ये तो आपको नहीं बताया गया। दर्जा दोम का क्लर्क था, और दर्जा दोम के क्लर्क की है, आपको एक कतबे के पर्सपेक्टिव से जो स्टोरी थी वो सिर्फ आपको बता दी गई। तो जो अफसाना होता है ना, मुख्तसर होता है। ड्रामा क्या है? ड्रामा जो है ये यूनानी लफ्ज ड्राव से निकला है। ड्राव का मतलब है करके दिखाना, ऐसी कहानी जिसे किरदारों की मदद से स्टेज पर पेश किया जाए। तो ड्रामे जो होते थे ना, ये बेसिकली एक्टिंग बेस्ड होते थे। एक्ट करके कहानी को दिखाया जाता होता था। ड्रामे लिखे बहुत बाद में गए हैं, पहले ड्रामे सिर्फ करके दिखाए जाते होते थे।
और अरस्तु के मुताबिक जो हैं, अरिस्टोटल के मुताबिक ड्रामे के 6 अज्जा होते हैं। प्लॉट, यानी कि एक स्टोरी लाइन होती है, किरदार होते हैं, इसमें अल्फाज होते हैं, इसमें एक ख्याल होता है, एक थॉट होती है जो आप देना चाहते हैं, और इसके अलावा डेकोरेशन होती है, क्योंकि स्टेज के ऊपर बनाया जा रहा होता है, तो स्टेज को आप अकॉर्डिंगली, फिर आपने दिन दिखाना है तो दिन के हिसाब से स्टेज को डेकोरेट करते हैं, रात होती है तो रात के हिसाब से उसको डेकोरेट किया जाता है। और बाय द वे जो आपकी फिल्म है वो दर हकीकत ड्रामे की ही एक इवॉल्व फॉर्म है। और इसके अलावा इसमें क्या होती है, मौसीकी होती है, म्यूजिक होता है इसके। तो ये इसके क्या है, ये इसके 6 अज्जा तरकीबी। व्हाट्स यू कॉल्ड एरिस्टोटल। अरस्तु को अरस्तु को अंग्रेजी में हम लोग एरिस्टोटल कहते हैं ना। अरस्तु एरिस्टोटल को बोलते हैं। सर ये उर्दू में नाम चेंज क्यों हो जाता है, जैसे एरिस्टोटल को अरस्तु क्यों कहते हैं? अपनी आसानी के लिए। जबानें जो हैं वो अपनी आसानी के लिए नाम जो है उनको तब्दील कर देती हैं। ठीक है, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद है इंशाइया। इंशाइया जो है इसको अंग्रेजी में लाइट ऐसे कहा जाता है। लाइट ऐसे। ऐसे नहीं होता, ऐसे। ऐसे जो मजमून जिसको आप बोलते हैं, तो ये बेसिकली एक लाइट ऐसे होता है। आपने कलम उठाया, आपने एक बड़े बेसाख्ता अंदाज में, बड़े एक अब्रप्ट अंदाज में, बड़े एक सादा अंदाज में, और बड़े एक ह्यूमरस वे में आपने किसी भी चीज के ऊपर आपने एक मजाहिया सा एक बड़ा एक कैची सा आपने एक मजमून लिखा। लेकिन वो उसमें मजमून वाली जो कामलियत होती है, जो कंप्लीटनेस होती है, वो इंशाइया के अंदर नहीं होती। इंशाइया जो है इसमें इख्तसार होता है, यानी मुख्तसर होता है इंशाइया। इसमें अधूरापन पाया जाता है। मुसन्निफ जो है वो अपनी बात को मुकम्मल नहीं करता। और इसमें थोड़ा सा ना गैर रस्मी अंदाज होता है। बड़े एक इनफॉर्मल वे में जो है ना वो आप एक किसी भी टॉपिक के ऊपर आप लिख रहे होते हैं। और उसके बाद सफरनामा। अगली जो चीजें हैं ये बहुत आसान है। सफरनामा क्या होता है कि जिसमें सफर के मुशाहिदात और तासुरात को दिलचस्प अंदाज में बयान किया जाए। और सफरनामे में वाकयात को तरतीब में बयान करना जो है ये क्या होता है, ये बहुत जरूरी होता है। मकाला क्या होता है? मकाला जो है ये दरहकीकत किसी इल्मी मौजू पर लिखी गई तहकीकी तहरीर होती है। जो रिसर्च पेपर्स होते हैं, जो थीसिस होता है, ठीक है, जो रिसर्च के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको मकाला कहते हैं उर्दू में। खत, आपको पता है खत क्या होता है, ठीक है। अपने हालात और वाकयात से आगाह करने के लिए इसको लिखा जाता है। खत को निस्फ मुलाकात भी कहा जाता है। शगुफ्तगी का मतलब है पोलाइटनेस। शगुफ्तगी जो है ये पोलाइटनेस को बोलते हैं, शगुफ्ता अंदाज, बड़े पोलाइट वे में। खत की 2 अकसाम है। रस्मी खत, कारोबारी खत इसमें आते हैं, जो दफ्तरों को खत लिखते हैं, कारोबार के लिए जो खत लिखते हैं वो रस्मी खत होते हैं। और गैर रस्मी खत जो आमतौर पर आप अपने दोस्तों को लिखते हैं, रिश्तेदारों को लिखते हैं, या आमतौर पर जो लिखे जाते हैं खत अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, वो क्या कहलाते हैं, वो गैर रस्मी खत कहलाते हैं। और जो खत के हिस्से हैं उसमें पेशानी, पता, तारीख, अलकाब अदाब, नफ्स मजमून और इख्तितामियाँ शामिल हैं। आगे चल के चूंकि मैंने आपको खत का पैटर्न भी बताना है, तो इसलिए वहां पर ये सारी की सारी चीजें जो हैं इनकी मुकम्मल डिटेल्स आ जाएंगी। पेशानी में जैसे आप अपना लिखते हैं कमरा इम्तिहान वगैरह, ठीक है। और उसके बाद सॉरी, पेशानी है, और पेशानी के अंदर फिर ये चीजें आती हैं, पता, तारीख, आदाब वल काब वगैरह। फिर नफ्स मजमून होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, इख्तितामिया होता है। तो ये सारी की सारी जो डिटेल्स हैं ना, ये आगे जब हम खत का पैटर्न पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीजें आ जाएंगी। मजमून। मजमून का लफ्जी मानी है जिमन में लेना, और किसी भी मौजू पर अपने ख्यालात, जज्बात, एहसासात का तहरीरी इजहार करना जो है वो मजमून कहलाता है। मजमून के 3 हिस्से होते हैं, इब्तदाइया या तमहीद जिसको इंट्रोडक्शन कहा जाता है, नफ्स मजमून जिसको बॉडी कहा जाता है, और इख्तितामिया जिसको कंक्लूजन कहा जाता है। ठीक है। और इसके साथ ही जिमन में लेना, इंक्लूड कर लेना, इंक्लूड कर लेना, ठीक है, इंक्लूड कर लेना। रुदात। रुदात जो है अंग्रेजी के अंदर इसको अंग्रेजी के अंदर जो है, जो जो रुदात होती है ना, ये आमतौर पर एक जो है वो ऐसे की सूरत में लिखी जाती है। इसको हम लोग रुदात को ना अंग्रेजी में बोलते हैं नैरेटिव ऐसे। उर्दू में आप लोग रुदात लिखते हैं, इंग्लिश में इसको नैरेटिव ऐसे कहा जाता है। नैरेटिव ऐसे। तो अंग्रेजी के अंदर ना कोई रुदात के लिए कोई सेपरेट किस्म की कोई वो नहीं है, कोई सेपरेट जो है ना वो फॉर्म मौजूद नहीं है।
अंग्रेजी में हम इसको एक, क्योंकि रुदात भी एक मजमून की सूरत में लिखी जाती है ना, सिर्फ उसमें कहानी होती है। उर्दू में इसको हम लोग नैरेटिव ऐसे कह देते हैं। बस इतना फर्क होता है। इख्तसार का मतलब होता है शॉर्ट, मुख्तसर। इख्तसार का लफ्ज मुख्तसर से निकला है। अच्छा, बाकी अब मेरी बात को सुन लें। ये जल्दी से हम लोग कर लें। नसरी असनाफ में से कौन सी सिनफ सिनफ जो है वो मुख्तसर कहानी कहलाती है? जल्दी से बताएं। अफसाना। कहानी के तीन अज्जा में कौन सा जुज़ शामिल नहीं है कहानी में? मंजर निगारी। कहानी में प्लॉट भी होता है, वादत तासुर भी होता है, किरदार निगारी भी होती है, मंजर निगारी नहीं होती। लोक कहानी की क्या खुसूसियत है? लोक कहानी की सीना बसीना मुंतकिल होती है। नॉवेल की तख्लीक का सबसे अहम जुज क्या है? नॉवेल में सबसे अहम चीज क्या होती है? प्लॉट होता है। प्लॉट होगा तो आप उस पर बाकी सारी चीजों को कंस्ट्रक्ट करेंगे ना। स्टोरी लाइन ही नहीं होगी तो आप कैसे लिखेंगे? इंशाइया की सबसे बड़ी खुसूसियत क्या है? इंशाइया की गैर रस्मी अंदाज होता है। ड्रामा का लफ्ज कहाँ से आया है? ड्रामा का लफ्ज यूनानी जुबान से आया है। और सफरनामे में क्या जरूरी है? सफरनामे में क्या चीज जरूरी होती है सफरनामे में? हाँ, सफरनामे में ख्यालात की तरतीब जरूरी होती है। ठीक है, ख्यालात की तरतीब जरूरी होती है। ये जरूरी होती है। वाकयात का गैर मामूली बयान भी हो सकता है और मामूली बयान भी हो सकता है। वाकयात को जैसे हैं वैसे भी बयान किया जा सकता है। ठीक है। तो वाकयात की जो ख्यालात की जो तरतीब है ये सबसे ज्यादा जरूरी होती है सफरनामे के अंदर। क्योंकि अगर आप बेतरतीब बताएंगे तो वो फिर सफरनामा नहीं बनेगा। और मजमून की सबसे अहम खसूसियत क्या है? हम्म तीन हिस्सों में तकसीम होता है ये। और खत की अक़साम में से कौन सी किस्म कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल होती है? रस्मी खत जो होता है ये क्या होता है? ये कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। मकाला की नौयत क्या होती है? मकाला मकाला किस नौयत का होता है? तहकीकी और इल्मी तहरीर होती है। मकाला जो होता है ना ये तहकीकी और इल्मी तहरीर होती है। अफसाने की सबसे बड़ी खसूसियत क्या है? कि ये एक निशस्त में पढ़ा जा सकता है। ड्रामे के किस जुज को अरस्तू ने अहम करार दिया था? ड्रामे का कौन सा जुज था जिसको अरस्तू ने सबसे अहम करार दिया था? प्लॉट। प्लॉट प्लॉट जो है इसको स्टोरी लाइन कहा जाता है, इसको सबसे ज्यादा अहमियत हासिल होती है। कहानी के तीन मराहल कौन कौन से हैं? हम्म? आगाज, वस्त और अंजाम। अफसाने में जिस मौजू पर जोर दिया जाता है वो क्या होता है? इंसानी जिंदगी का एक पहलू। और मजमून में नफ्स मजमून का क्या मतलब है? तफसील और तज्जिया। और इंशाइया का सबसे अहम मकसद क्या होता है? इंशाइया का सबसे अहम मकसद क्या होता है? हल्के फुल्के अंदाज में इजहार ख्याल करना। और सवाने उमरी किसकी जिंदगी पर लिखी जाती है? सवाने उमरी। हम्म सवाने उमरी सवाने उमरी किसी शख्सियत की लिखी जाती है। अगर आप अपनी जिंदगी के मुतालिक लिखें तो वो सवाने उमरी नहीं कहलाती, वो आप बीती कहलाती है। बायोग्राफी, जी बिल्कुल, सवाने उमरी बायोग्राफी को बोलते हैं। और मकाले में किस चीज पर जोर दिया जाता है? मकाला में मकाला में तफसील और तहकीक पर। और खत में शामिल होने वाले अज्जा में से कौन सा जो जरूरी नहीं है? खत में मुख्तसर मजमून। क्योंकि खत में हम मजमून तो नहीं लिखते ना। और तनकीद का मकसद क्या होता है? तनकीद का मकसद क्या होता है? किसी तहरीर या फन का जायजा और तजिया करना। किसी किसी फन या तहरीर का जायजा और तजिया करना जो है वो क्या कहलाता है? तनकीद कहलाता है। हमारी ग्रामर आज मुकम्मल हो चुकी है। बाकी कल जब मैं आपको मिलूंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट क्लास मैंने शुरू करनी है। अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज। बाकी कल गप लगाएंगे।